चलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आपसे भी स्वागत करता हूं आपके अपने प्रतिगिरी कॉमर्स एकेडमी पे। दोस्तों यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो आज वीडियो के स्टार्टिंग में कुछ चीजें मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूं। यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ऑलरेडी रिवीजन सीरीज जो है चैनल पे चालू हो गई। कल भी आपने देखा इकोनॉमिक्स का लेक्चर है, आज आपकी ओसीएम का फर्स्ट चैप्टर का लेक्चर आ रहा है, फिर उसके बाद आपके एसपी की भी स्टार्ट होगी। तो ऐसे हम रोल अप करते रहेंगे और आपके कुछ ही दिनों में हम जो है पूरा का पूरा जो सिलेबस होगा वो हम जल्दी क्या कंप्लीट कर लेंगे। यहां पे अगर मैं बात करूं तो यहां पे आज हम क्या बात कर रहे हैं, आज मैं जो बात करने आया हूं वो ये आपको बता दूं कि जल्द ही हमारे जो क्रैश कोर्स है आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए, जहां पे आपके अकाउंट्स के लेक्चर, आपके ओसी के, बीके के, एसपी के, ठीक है, वो लेक्चर्स आपको क्या पर्सनली क्या पढ़ाया जाएंगे हमारे एप्लीकेशन पे डेली, और वहां पे एक एक चैप्टर आपके कंप्लीट किए जाएंगे। और वो जो रहेगा वहां पे आपको सिर्फ चीजें एक्सप्लेन नहीं की जाएगी, वहां पे आपको आंसर किस तरह से लिखना है, क्वेश्चन किस तरह से चीजें अटेम्प्ट करनी है, कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, ये सारी चीजें आपको वहां पे क्या क्लियर क्या अच्छी तरीके से सिखाई जाएगी। ठीक है, और साथ ही साथ वहां पे आपको जो थ्योरी लर्न कैसे करना है, क्या तरीका, वो सारी चीज आपको बताई जाएगी। अगर आप इंटरेस्टेड है तो नीचे क्रैश कोर्स की गूगल फॉर्म की लिंक है, और जो गूगल फॉर्म की लिंक में अपना नाम एनरोल करता है या फिर फॉर्म फिलअप करता है तो उनको जो है आपको जो कोर्सेज है वो फटाफट के ग्राब हो जाएंगे। अब यहां पे रिवीजन सीरीज के तहत आज मैं वन शॉट वीडियो का पहला पार्ट लेकर आया हूं आपको प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का, फिर कल दूसरा आएगा, फिर ऐसे हमारी क्या सारी चीजें कंप्लीट होंगी। अब प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली चीज है, ये जो चैप्टर है ये चैप्टर आपके दो वर्ड्स में क्या डिवाइड है, एक प्रिंसिपल्स और मैनेजमेंट। मैनेजमेंट हमने पढ़ा है, 11th में पढ़ा है, चीजें हमने क्लियर है। प्रिंसिपल्स मतलब क्या होता है, कायदे कानून, कुछ ऐसे या ऐसे कुछ ऐसे कायदे कानून जिसे हम फॉलो करके क्या कर सकते हैं, कुछ जो हमारा गोल होता है या फिर कुछ जो सक्सेस होता है वो सक्सेस हम अचीव कर सके, उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल्स। मैनेजमेट बट ऑब्वियस सी बात है, हम चीजों को मैनेज कैसे करना है, चीजों को सही तरीके से करना कैसे, वो हमें क्या मैनेजमेंट बताता है। सही बात है। अब यहीं पे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में हम क्या पढ़ने वाले, बेसिकली इसमें हम ये पढ़ने वाले कुछ ऐसे गाइडलाइंस, कुछ ऐसे कायदे कानून जिससे हमारा जो मैनेजमेंट है बिजनेस का वो बहुत अच्छा हो सकता है, बहुत सुप्रीम हो सकता है, अति सुंदर हो सकता है। उसी चीज के बारे में आज इस लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे। तो आज आपको प्रिंसिपल्स का मतलब क्लियर हो गया होगा, मैनेजमेंट का क्लियर हो गया। प्रिंसिपल्स मतलब क्या होता है, कुछ कायदे, कुछ कानून या फिर कुछ सेट ऑफ रूल्स, क्या कुछ सेट ऑफ रूल्स जो हमें क्या हमारे जो गोल्स होते हैं वो अचीव करने में क्या हेल्प करता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, सम ऑफ द टेक्निक्स दैट आर एक्सेप्टेड यूनिवर्सली हेंस दे आर कॉल्ड एज प्रिंसिपल्स। ठीक है, यही बोला गया। व्हाइल अचीविंग ऑफ ए गोल ऑफ एन इंडिविजुअल और एन ऑर्गेनाइजेशन इट इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट टू यूज डिफरेंट सिस्टम और टेक्निक्स। और उसमें से कुछ जो टेक्निक्स या फिर जो सिस्टम जो यूनिवर्सली हर कोई एक्सेप्ट करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल्स बोलते हैं। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, अब जो कुछ गाइडलाइंस या फिर कुछ जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हम आगे पढ़ने वाले उसकी नेचर्स क्या, अभी आपको हो सकता है ये नेचर में आपको पूछा जा सकता है, आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट पूछा जा सकता है, या फिर आपको फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पूछा जाता है। तो आपको यही आंसर क्या लिखना है, इसके अलावा कुछ भी लिखना नहीं है। सबसे पहले चीज यूनिवर्सल एप्लीकेशन। अब जितने भी प्रिंसिपल्स हम पढ़ेंगे, हेनरी फ्योल के पढ़ लेंगे, फ्रेडरिक टेलर के पढ़ लेंगे, अभी जितने भी प्रिंसिपल्स हम पढ़ रहे हैं ना, ये सारे जो प्रिंसिपल्स है यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल। मतलब आप इंडिया में हो तो भी आप ये प्रिंसिपल्स अप्लाई कर सकते हो, आप चाइना में हो, कोरिया में हो, यूएस में हो, यूके में, आप किसी भी देश के किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हो तो ये प्रिंसिपल एक जो मैनेजर होता है वो अप्लाई कर सकता है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं, ये मायने ये भी नहीं रखता कि आपकी एमएनसी कंपनी है या फिर आपकी मीडियम स्केल पे बिजनेस है, आपकी स्मॉल स्केल पे बिजनेस है, या फिर आप प्रोडक्शन करते हो या फिर आप ट्रेडिंग करते हो, ये कोई भी चीज मायने नहीं रखती, मैटर नहीं करता। आपकी किसी तरह की भी ऑर्गेनाइजेशन रहने दो, आप ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है आप अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में यूज कर सकते हो। सिर्फ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में नहीं, आप टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल, जिसे हम लोग फंक्शनल ग्रुप भी बोलते हैं, ये तीनों लेवल पे भी क्या इजिली क्या इसको अप्लाई कर सकते हो, इसलिए इसको यूनिवर्सल एप्लीकेशन क्या बोला गया। अब इसमें पॉइंट्स क्या ध्यान रखना अपने, सबसे पहली चीज प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर यूनिवर्सल इन नेचर। इसका मतलब क्या होगा, इट मींस दैट दे कैन बी अप्लाइड टू ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर साइज एंड नेचर। ठीक है, हाँ रिजल्ट्स वैरी हो सकते हैं, क्यों, क्योंकि सिचुएशन अलग रहेगी, तो आगे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, ये आपका पॉइंट है। फिर ये जनरल गाइडलाइन होता है, ये आपको जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट होता है ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं देता, ये आपको बताता है ये प्रॉब्लम है तो इस प्रॉब्लम को आप इस तरह से क्या सॉर्ट कर सकते हो। जैसे ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन में आपके ये हो रही है कि कोऑर्डिनेशन नहीं, या फिर लोग आ रहे, ठीक है, कोई लेट आ रहा है, कोई कुछ आ रहा है, कोई कभी भी जा रहा है, कोई कभी भी आ रहा है, कोई कभी भी छुट्टी मारा, तो यहां पे लैक क्या आता है, डिसिप्लिन का लैकनेस आता है। तो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल हेनरी फ्योल का है
वो क्या बताता है, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। क्या बोला गया, एक सेट ऑफ रूल बनाओ कि भैया आपको आना इतने देर बजे है, जाना इतने बजे, आपको इतने देर तक काम करना है, अगर आप छुट्टी मार रहे हो तो आपको ये पेनाल्टी भरनी पड़ेगी। तो आपको एक प्रिंसिपल, आपको एक सेट ऑफ रूल बनाना पड़ेगा। तो देखो प्रॉब्लम ये थी कि लोग बरोबर काम नहीं कर रहे थे, कभी भी आ रहे थे कभी भी जा रहे थे। तो यहाँ पे प्रिंसिपल ने बताया कि एक प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन होता है, तो एक सेट ऑफ रूल बनाओ कि ये सारी चीजें बनाओ, अपने सिचुएशन के हिसाब से रूल्स बना दो सिचुएशन के हिसाब से, और फिर बोलो उनको फॉलो करना। अगर फॉलो नहीं करोगे तो आपकी सैलरी या फिर आपका जो भी रेम्युनरेशन होगा वो कट होगा। तो यही चीज बोला है कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या बताते हैं, एक जरिया बताते हैं किस तरह से आपके जो ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉब्लम होते हैं उसे टैकल कैसे करना है। तो इसलिए बोला जनरल गाइडलाइंस तरीका समझ में आ गया। अब साथ ही साथ अब ये जो चीजें होती है, आप प्रिंसिपल्स होता है वो अपने आप हिसाब से आप क्या कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो। हाँ, क्यों मॉडिफाई कर सकते हो, क्योंकि देखो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में जो सिचुएशन होगी जरूरी नहीं सेम होगी, वो अलग अलग होगी। आप इसे अपनी सिचुएशन के हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो। जैसे मैंने एक सिचुएशन दिया, उसको मैंने अपने हिसाब से मॉडिफाई किया कि नहीं किया, ठीक है। तो प्रिंसिपल्स आर फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस। अब इतने बड़े बड़े भाषण मारो, तो ये जो प्रिंसिपल्स है फॉर्म कैसे हुए थे, भैया मैं बता रहा हूं ये ऐसे ही फॉर्म नहीं थे, बहुत प्रैक्टिस और बहुत एक्सपेरिमेंट से क्या फॉर्म हुआ था। कैसे, चलो बता दो। अब ये जितने भी मैं बता रहा हूं, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क हो गया, प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर हो गया, फिर आपका डिसिप्लिन हो गया, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर हो गया, यूनिटी ऑफ कमांड, ये सभी प्रिंसिपल्स को पहले क्या किया गया, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में क्या किया, लागू करवाया गया। अब लागू करवाने के बाद ऑब्जर्वेशन किया गया कि क्या ये प्रिंसिपल लागू होने के बाद क्या चीजें वर्कआउट कर रही है, अगर हो रही है तो उसका इफेक्ट क्या है, अच्छा इफेक्ट है कि बुरा इफेक्ट है। तो चीजों का अंदाजा या फिर मेरा मन किया इस वजह से मैंने प्रिंसिपल बनाया था, ऐसा कोई भी प्रिंसिपल ये बना नहीं। ये बहुत ही साइंटिफिकली वे में क्या बना गया है, ये आपका प्रिंसिपल का डिजाइन किया गया, बनाया गया, इस पर बहुत अच्छा खासा रिसर्च वर्क हुआ है। पहले प्रिंसिपल्स को बनाया गया, फिर उसके बाद आपके एम्प्लॉयज जो थे ऑर्गेनाइजेशन उनके ऊपर इंप्लीमेंट किया, इंप्लीमेंट करने के बाद उसके रिजल्ट क्या था, फिर उसके रिजल्ट के बेसिस पे ये जो प्रिंसिपल्स है ये क्या पूरे क्या डेवलप काम में क्या आया, अगर कुछ छूट है तो उसमें डेवलपमेंट भी किया गया। तो इसी चीज को बोलेगा प्रिंसिपल ऑफ फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट्स, मतलब ये आपके बहुत ही साइंटिफिकली वे में क्या ये प्रिंसिपल्स का डिजाइन किए गए। हाँ, लेकिन मैं आपको बता दूं साइंटिफिकली वे में डिजाइन जरूर किया गया है, लेकिन आपके लॉस की तरह नहीं है। जैसे आपने कैप्लर्स का लॉ पढ़ा होगा, न्यूटन का लॉ पढ़ा होगा, आप कहीं पे भी जाओगे लॉ एज इट इज होता है। बट ये जो प्रिंसिपल है साइंटिफिकली वे में आपका डिजाइन तो किया गया, बट इसको आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के सर्कमस्टांस के हिसाब से क्या कर सकते हो, आप मॉडिफाई क्या कर सकते हो। तो यही हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, फ्लेक्सिबल है नेचर में। क्या मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो फ्लेक्सिबल है नेचर में, इसे हम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, जैसा भी हमारा क्या सिचुएशन होगा। क्लियर हो गया। अब मैनेजर्स बहुत ही ज्यादा फ्री है कि जब ये प्रिंसिपल्स अप्लाई करे तो अपने हिसाब से क्या इसको करे, इंप्लीमेंट करे। क्यों, क्योंकि आपकी ऑर्गेनाइजेशन का जो स्केल हो सकता है वो चेंज हो सकता है। स्केल मतलब क्या होता है, हो सकता है आपके लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन हो, मीडियम लेवल हो, स्मॉल स्केल हो, तो उस पर डिपेंड करता है। दूसरी चीज आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लोगों पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो आप उस हिसाब से जो प्रिंसिपल है उसको क्या मॉडिफाई क्या कर सकते हो, बिहेवियरल इन नेचर। सही बात है। अब प्रिंसिपल और मैनेजमेंट है, प्रिंसिपल मतलब एक कायदे कानून है कि मैनेजमेंट को किया कैसे जा सकता है, लेकिन मैनेजमेंट कौन करता है, एक अकेला बनता है नहीं, एक अकेले बंदे से कभी भी मैनेजमेंट हो नहीं सकता। वो क्या होती है, ग्रुप एक्टिविटी होती है। तो इसलिए जब मैनेजमेंट के जो एम्स है कि कंपनी का इतना टर्नओवर करने का, कंपनी का जो सेल स्केल है वो इतना बढ़ाना है, तो ये कभी भी एक अकेला बंदा की हासिल नहीं कर सकता या फिर इसको सक्सीड नहीं कर सकता। ये हमेशा एक ग्रुप एक्टिविटी होती है। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल कुछ इस तरह से डिजाइन किए गए कि जो ह्यूमन बींग्स जो काम करे उनके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस किया जा सके, उनके बिहेवियर में चेंज लाया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं, ठीक है। अब मैं प्रिंसिपल ऑफ रेम्युनरेशन ले लेता हूं। एक ऐसा बंदा है जो आलसी है, जो काम नहीं कर रहा है। अब प्रिंसिपल ऑफ रेम्युनरेशन क्या कर सकता है, आपकी चीजों को थोड़ा सा चेंज कर सकता है। कैसे चेंज कर सकता है, उसको थोड़ा सा पैसा दे दे, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा पैसा दे दिया तो खुश हो जाएगा, काम करना चालू कर देगा। सही बात है। तो यहां पे उसके काम के हिसाब से हमने पैसे दे दिए तो यहां पे उसका काम हो गया। अगर बंदा काम ही नहीं कर रहा था क्योंकि उसको रेम्युनरेशन नहीं मिल रहा था, तो मैंने उसको पैसे दिया, थोड़ा सा दे दिया। फिर हो सकता है कि वो बंदा उसको इक्वल ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा होगा, तो प्रिंसिपल इक्वल ट्रीटमेंट नहीं मिला, डिमोटिवेट हो रहा है कि भाई मुझे कोई भाव ही नहीं दे रहा, मुझे इज्जत ही नहीं रहा। तो यहाँ पे क्या आ गया, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी आ गया। तो जब प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी आ गया तो क्या हो गया, वहां पे वो काम करने लगा। तीसरा चीज ये भी हो सकता है कि वो काम इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि बाकी सारे लोग जो उसको निग्लेक्ट करे, तो एसपी डी कॉप्स मैं क्या करूंगा,
मैं हमारे एम्प्लॉय के बीच में प्यार बढ़ाऊंगा, कोऑर्डिनेशन बढ़ाऊंगा, कंट्रोल बढ़ाऊंगा, तो वो भी क्या हो जाएगा, धीरे धीरे बॉक्स में आ जाएगा। जब धीरे धीरे बॉक्स में आ जाएगा तो वो भी मिलजुल के सबके साथ क्या काम करना चालू कर देगा। तो आपको ये समझ में आएगा कि किस तरह से आपके जो प्रिंसिपल्स है वो क्या होते हैं, आपके वर्कआउट क्या करते हैं। क्लियर हो गया। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप मैंने ऑलरेडी बताया कि ये सारे जो प्रिंसिपल्स है ये क्या एक्सपेरिमेंट किया गया, इस पे रिसर्च किया गया, इस पे काम किया गया, तो जाके जो इसके आउटपुट्स है वो क्या पता चले थे। अब हर किसी को पता है कि अगर आप ये प्रिंसिपल अप्लाई करते हो तो इसका इफेक्ट क्या आएगा, इसके चीजें क्या आएंगी, इसका नतीजा क्या आएगा, ये सारी चीजें का ऑलरेडी डिजाइन है, समझ में आएगा। तो ये बोला है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर द बेस ऑफ टेकिंग डिसीजन, दे डिटरमाइन वो बताते हैं कि अगर आप ये कर रहे हो, ये प्रिंसिपल लगा रहे हो तो इसका परिणाम क्या हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आप प्रिंसिपल ऑफ रेम्युनरेशन ले लेते हैं, पेमेंट ऑफ गुड्स एंड वेजेस, गुड वेजेस एंड इंसेंटिव हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द आउटपुट ऑफ वर्कर्स। मतलब मैं अगर अच्छे पैसे दे रहा हूं मेरे वर्कर्स को तो वो क्या और अच्छा काम करेगा। जब अच्छा काम करेंगे तो प्रोडक्शन मेरा अच्छा खासा होगा कि नहीं होगा, होगा, सही बात है। वहीं जब मैं क्या करूं, अच्छे खासे एडवर्टाइजमेंट पे पैसा खर्चा करो तो वहां पे मेरा जो प्रोडक्ट है वो भी क्या होगा, वो बिकना क्या चालू हो जाएगा बड़े लेवल पे। तो यही चीज बोली गई है, ठीक है। और फिर क्या, ऑल द प्रिंसिपल ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस। अब यहां पे ये नहीं कि एक प्रिंसिपल बहुत ज्यादा जरूरी है, एक प्रिंसिपल नहीं, जितने भी प्रिंसिपल्स है वो सारे प्रिंसिपल्स बहुत ज्यादा इक्वली इंपॉर्टेंस है और सभी क्या होने चाहिए, बैक टू बैक क्या किया जाना चाहिए, प्रैक्टिस किया जाना चाहिए ताकि हम जो हमारे गोल्स है वो क्या अचीव क्या कर सके। क्लियर हो गया। तो यहां पे मैंने ऑलरेडी बताया आपको क्या लिखना है। अब यहां पे बता देता हूं कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल प्रोवाइड जनरल गाइडलाइंस इन टैकलिंग। सबसे पहले याद कर लो, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या करते हैं, हेल्प करते हैं कि जो आपके ऑर्गेनाइजेशनल जो कंडीशंस है, ठीक है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या करते हैं, आपको एक जनरल गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशंस के जो प्रॉब्लम्स है उसे सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। ये रिजिड नहीं होते, यानी फिक्स नहीं होते, इसको आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। दूसरा, अब मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आप कौन से अप्लाई कर रहे हो डिपेंड करता है आपके सिचुएशन पे, आपकी कंपनी के नेचर पर, साइज और नेचर पे। क्लियर हो गया। अब प्रिंसिपल ऑफ फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट, इसमें क्या लिखोगे, जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल है वो ग्रेजुअली किससे डेवलप हुआ है, आपकी रिसर्च वर्क से डेवलप हुआ है, पहला ये लिख दोगे। सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन और जो एक्सपेरिमेंट है वो क्या किए गए उसको डेवलप करने का, पहला क्या लिखोगे, मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर डेवलप थ्रू रिसर्च वर्क, पहला ये लिख दोगे। दूसरा क्या लिख सकते हो आप कि इट इज डेवलप थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स विच आर कंडक्टेड बिफोर द डेवलपिंग देम, ठीक है। फिर फ्लेक्सिबिलिटी आप लिख सकते हो, मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर फ्लेक्सिबल इन नेचर। फिर क्या लिखोगे, इट कैन बी चेंज और मॉडिफाइड डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, और मैनेजर्स कैन बी फ्लेक्सिबल व्हाइल इंप्लीमेंटिंग द प्रिंसिपल टू द सूट रिक्वायरमेंट। बिहेवियरल नेचर मैंने बताया, मैनेजमेंट ग्रुप एक्टिविटी याद कर लो। मैनेजमेंट एम क्या करता है, कुछ सर्टेन ग्रुप जो है ह्यूमन बीइंग्स का उनको इन्फ्लुएंस करना, और ये डिजाइन ही किया गया कि ह्यूमंस के जो बिहेवियर को हम लोग क्या इन्फ्लुएंस कर सके। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, मैनेजमेंट प्रिंसिपल के एक बेस है क्या डिसीजन लेने का। दूसरा क्या है, ये डिटरमाइन करते कि अगर आप ये करो तो इसका इफेक्ट क्या हो सकता है, और यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, और यही आप लिखोगे। ऑल प्रिंसिपल आर ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस, तो पहले ही लिखना है, ऑल प्रिंसिपल्स आर ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस, दोस कैन बी प्रैक्टिस और गेट टू साइमल्टेनियसली। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्या आता है, सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल। अब यहां पे ध्यान दो, सबसे पहली चीज सिग्निफिकेंस मतलब क्या होता है, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट क्यों माने गए, ये देखेंगे। सबसे पहली चीज, प्रोवाइड यूजफुल इनसाइट टू द मैनेजर्स। इनसाइट टू द मैनेजर्स मतलब क्या होता है, दूरदृष्टि। देखो अभी मैंने बताया था कि ये जो प्रिंसिपल्स है ये साइंटिफिक रिसर्च मेथड से क्या किए गए थे, आपके बनाए गए थे। जैसे आप कोई भी रिएक्शन फॉलो कर रहे हो, जैसे आपका ऑक्सीजन हो गया और आपका हाइड्रोजन आप मिलाते हो तो आपको पता है कि इसका जो आउटपुट आने वाला है ये क्या आने वाला है, वाटर आना। अब ये मुझे कैसे पता है, क्योंकि ये जब रिएक्शन क्रिएट किया गया था तो ऐसे क्रिएट नहीं किया था कि भैया हाइड्रोजन मिला देना ऑक्सीजन मिला तो आपको वाटर बन जाएगा, ये नहीं। पहले क्या किया गया था, एक्चुअली ये दोनों को क्या मिलाया गया था, ऑब्जर्व किया गया था कि इसका आउटपुट क्या हो रहा है। तो अब जब बीइंग अ स्टूडेंट, जब मैं कभी भी क्या करूंगा, आपका हाइड्रोजन या फिर ऑक्सीजन मिलाऊंगा और दोनों को मिक्स करूंगा तो मुझे पता है कि इसका आउटपुट क्या आएगा, वाटर आएगा। यानी इनसाइट प्रोवाइड कर, टिप प्रोवाइड कर रहा है कि भैया ये चीज क्या होने वाली। सेम चीज यहां पे होता है। तो मैंने बताया कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पहले ऑर्गेनाइजेशंस पे क्या गए थे, इंप्लीमेंट किए गए थे। इंप्लीमेंट करने के बाद उसे एज अ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या बोला गया था, तो यहां पे बोला गया था। तो जब ऑब्जर्वेशन की गई थी, रिसर्च वर्क किया गया था, तो यहां पे पता है कि भैया अगर आप ये प्रिंसिपल लगा रहे हो तो ये आउटपुट आने वाला है, अगर ये प्रिंसिपल आ रहे तो आपको इस तरह का आउटपुट दिखने वाला है। दोस्तों समझ में आ गया। तो सेम चीज यहां पे बोली गई है कि जो प्रिंसिपल मैनेजमेंट है हेल्प करता है मैनेजर को अंडरस्टैंड करने के लिए, सबसे पहली चीज ऑर्गेनाइजेशन को समझने के लिए, और साथ ही साथ जो सिचुएशन है और प्रॉब्लम्स ऑर्गेनाइजेशन में उसे भी समझने में क्या हेल्प करता है। फिर उसके बाद यही कहीं ना कहीं आपको हेल्प करता है कि आप क्या करो, प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सको, इसके बारे में भी बताता है। एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब
प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हर एक ऑर्गेनाइजेशन में आपके दो तरह के रिसोर्सेज होते हैं। सबसे पहला होता है फिजिकल रिसोर्स और दूसरा होता है ह्यूमन रिसोर्स। फिजिकल रिसोर्स किसको बोलते हैं? मनी को बोलते हैं, मशीन को बोलते हैं, मटेरियल को बोलते हैं। और ह्यूमन रिसोर्स किसको बोलते हैं? मैन पावर को बोलते हैं। आज जो बेसिक फंक्शन है मैनेजमेंट का वो क्या है कि प्रॉपर बैलेंस बना सके। क्या? प्रॉपर बैलेंस बना के रखे कि भैया आपका जो मटेरियल रिसोर्स भी नहीं खराब होना चाहिए, ना ही ह्यूमन रिसोर्स आपका क्या होना चाहिए? खराब होना चाहिए। दोनों ही चीज को क्या प्रॉपर बना के लेंगे। और मैनेजमेंट प्रिंसिपल यही तो हेल्प करते हैं कि आप रिसोर्सेज को प्रॉपर यूटिलाइज करो और साथ ही साथ ह्यूमंस को भी प्रॉपर क्या यूटिलाइज कर सको, कि ताकि आपका जो सर्टेन गोल है सर्टेन गोल को आप अचीव कर सको। ठीक है। फिर उसके बाद साइंटिफिक डिसीजन, ऑलरेडी मैंने बताया कि जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है ये साइंटिफिक डिसीजन पे क्या हुआ है आपका बनाया गया, सिस्टमैटिक प्लानिंग से बनाया गया, सिस्टमैटिक चीजें से बनाई गई। तो अब जब कभी भी आप का जो डिसीजन का बेस है वो क्या? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है। जब आप प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को एज अ साइंटिफिक बेस लेके चलते हो तो आपके जो डिसीजन है वो भी क्या होता है? एक साइंटिफिक डिसीजन होता है। क्लियर हो गया? अंडरस्टैंडिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने ऑलरेडी बताया। प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन, सीधी बात बोलता हूं। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, ये क्या करते हैं? ये कुछ मैंने एग्जांपल्स दिए। रेम्यूनरेशन मतलब एक जो बंदा है जो जॉब कर रहा है, सही बात, अब उसको फेयर उसके हिसाब से क्या काम, उसके जॉब के हिसाब से उसको पैसे देने। वो जितना 12 घंटा काम कर रहा है तो 12 घंटे के कितने वेजेस होते हैं वो दे रहा है, ना कि उसकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से। काम अच्छा कर रहा है तो दो उसको अच्छे पैसे। ठीक है। तो अब वो जो अच्छे पैसे होते हैं साथ ही साथ अब वो वर्कर जो होगा वो अच्छा काम करेगा। जब वर्कर अच्छा काम करेगा तो कहीं ना कहीं जो आपका प्रोडक्शन होगा वो भी बहुत अच्छा होगा, क्वालिटी वाइज भी अच्छा होगा, बाकी सारी चीजों वाइज भी अच्छा होगा। समझ में? तो ये आपके क्या करता है? ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझने में भी हेल्प करता है। एनकरेज रिसर्च एंड डेवलपमेंट, आपको ऑलरेडी पता है कि टाइम टू टाइम जो चीजें वो चेंज होती जा रही है, तो यहाँ पे जरूरत ये आन पड़ती है कि आप जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है आपको क्या नए नए प्रोडक्ट्स लाना है, नए नए डेवलपमेंट करना अपने प्रोडक्ट के हिसाब से। तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है ये हेल्प करता है कि भैया ये समझने के लिए आप जो टाइम चेंज हो रहा है उस टाइम के हिसाब से आपको चीजों को चेंज करने में भी हेल्प क्या करता है। और साथ ही साथ ये आपको नए ट्रेंड्स जो होते हैं वो ऑटोमेटिकली अडॉप्ट करने में क्या हेल्प करता है। ठीक है। हेल्प्स टू कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल, अब कैसे हेल्प करता है वो मैं आगे बताऊंगा। ठीक है। अब मैनेजमेंट प्रिंसिपल कुछ ऐसे गाइडलाइंस है जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन बनाता है, कंट्रोल बनाता है। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर बात करूं तो कई अलग अलग तरीके के लोग होते हैं। अब जो अलग अलग तरीके के लोग होते हैं तो उनके अंदर कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। सही बात है। अब वहीं पे आपके जो अलग अलग जो लोग होते हैं, जो एम्प्लॉइज होते हैं, अलग अलग वर्किंग एरिया से आए रहते हैं, अब वहां पे उनको कोऑर्डिनेट करना, उनके साथ उनको कंट्रोल करना, ये सारी चीजों में हेल्प कौन करता है? आपके प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की हेल्प करते हैं। डेवलप्स ऑब्जेक्टिव अप्रोच, अब यहां पे हमें ये भी हेल्प करता है कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है गोल किसका? ऑर्गेनाइजेशन का, उस ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है उन सभी ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में अपने एम्प्लॉयज के साथ कौन हेल्प करता है? आपका प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हेल्प करता है। अब जैसे जैसे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट समझोगे वहां पे आपको चीजें समझेंगे। ठीक है। सबसे पहला क्या आता है आपका? हेनरी फेयोल्स एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट। अब ये अगर मैं बात करूं तो हेनरी फेयोल बेसिकली एक फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर है जिनकी बर्थ 1841 में हुआ था, डेथ उनका 1925 में हुआ था। ये बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन में काम किया करते थे जहां पर उन्होंने 30 साल तक क्या काम किया था, और वो धीरे ही देखते देखते उन्होंने इतना अच्छा काम किया, उतनी अच्छे मैनेजमेंट के तरकीबें लगाई कि वो क्या बहुत ही ज्यादा क्या फेमस हो गए। और साथ ही साथ उन्होंने एक किताब लिखी थी जिसकी वजह से बहुत फेमस हुए, जिसका नाम था प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। किताब का नाम था जो बहुत ज्यादा क्या सेल आउट हुई थी। ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दो, अब यहाँ पे आपके कुछ 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है। ये आपको एग्जाम में आपको 8 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ठीक है। तो इसको अच्छे से कर लेना। सबसे पहले एक चीज आती है प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। अब नाम ही देखो, डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन मतलब क्या? काम को क्या बांट देना। सही बात है। अब ऑर्गेनाइजेशन में बात करूं तो बहुत सारे काम होते हैं आपके, फाइनेंशियल काम होते हैं, टेक्निकल काम होते हैं, फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं कमर्शियल काम होते हैं, सिक्योरिटी ऑपरेशंस के काम होते हैं, अकाउंटिंग का काम होता है। अब ये सब काम अगर मैं एक अकेला बंदा चाहे तो अकेला बंदा कर सकता है, कर सकता है, लेकिन यहां पे जो आउटपुट आना चाहिए वो आउटपुट नहीं आया। काम जिस तरीके से होना चाहिए उस तरीके से काम नहीं होगा। तो हेनरी फेयोल क्या बोलते हैं? हेनरी फेयोल ये बोलते हैं भैया आप हायरिंग करो। अब जब आपके ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग हैं उन लोगों के कैपेबिलिटी के हिसाब से, उन लोगों के नॉलेज के हिसाब से काम को क्या बांट दो। कोई बंदा है जिसने बाफ किया है, कोई बंदा है जिसने चार्टर्ड अकाउंटेंट किया है, उसको अकाउंटिंग का काम दे दो। एक बंदा है जिसने ऑपरेशंस में एमबीए किया, उसको दे दो ऑपरेशंस का काम। एक बंदा है जिसने क्या किया, आईटी में अच्छा काम किया, उसको आईटी सिस्टम्स का काम दे दो। तो यहां पे लोगों के कैपेबिलिटी के हिसाब से क्या आपको काम बांट देना चाहिए। ये नहीं कि सारा काम मैं ही करूंगा, मैं अकेला कर लूंगा, मैं सब कुछ करूंगा, ऐसा नहीं करना आपको। अगर आप ऐसा करते हो तो आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल है वो आप अचीव नहीं कर पाओगे। ये चीज ध्यान में रखना। ये कौन बोलता है? हमारे हेनरी फेयोल बोलते हैं। क्लियर हो गया?
जिससे आपका प्रोडक्टिव लेवल बढ़ जाएगा। और साथ ही साथ जब एक बंदा है वो एक बंदा एक ही काम बार बार कर रहा है तो उसकी जो स्पेशलिटी होती है और जो काम करने की जो स्पीड होती है वो भी रेज हो जाती है। तो उसके वजह से भी आपकी जो प्रोडक्टिविटी है यानी जो आपका प्रोडक्शन है या फिर जो प्रॉफिट है आपका वो क्या होता है, बढ़ने के लिए चला जाता है। प्रिंसिपल ऑफ ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑथोरिटी मतलब क्या होता है? ऑथोरिटी मतलब जैसे पावर दी गई है, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या? जिम्मेदारी दी गई। अब ये जो ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है दोनों साथ साथ में चलता है, ठीक है। अब ऑथोरिटी मतलब कि मेरे पास पावर है कि मैं ये डिसीजन ले सकता हूं, मैं इसको निकाल सकता हूं, मैं इसको रख सकता हूं और मैं इससे इतना घंटे काम करा सकता हूं, लेकिन मुझे जिम्मेदारी नहीं दी गई है कि ये काम पूरा हो जाना चाहिए या फिर प्रोडक्शन इतना हो जाना चाहिए 2 दिन में या फिर 3 दिन में। ये आपको क्या दी नहीं गई है? ये आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी गई। अब मुझे ऑथोरिटी दे पावर देने, मैं क्या करूंगा? मैं बोले काम करनी है तो निकल, काम करने तो निकल, मैं काम करूंगा क्या? नहीं। यहाँ पे जो बोलते हैं टारगेट है वो टारगेट अचीव कर पाऊंगा? नहीं अचीव कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे सिर्फ ऑथोरिटी दी है, पावर दिया कि इसको निकालना नहीं निकालना, ठीक है। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी देगी लेकिन ऑथोरिटी नहीं दी गई। मुझे बोला गया है भैया 2 दिन में इतने यूनिट्स का 2000 यूनिट्स का प्रोड्यूस हो जाने चाहिए, लेकिन मुझे पावर ही नहीं दी गया उससे रिलेटेड कि मैं किसी एम्प्लॉय को रुका के काम करवा सकूं या फिर एक्स्ट्रा काम करवा सकूं कि रॉ मटेरियल मंगवा सकूं। ये मुझे मेरे पास कोई ऑथोरिटी नहीं है तो काम हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या बोलता है? हेनरी फॉयल ये बोलते हैं कि भैया अगर आप किसी बंदे को किसी पर्टिकुलर चीज की ऑथोरिटी दे रहे हो तो सेम टाइम पे उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दो। अगर आप ऑथोरिटी दे रहे हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो कि 2000 यूनिट्स क्या बन जाने चाहिए, तो सेम बंदे को आप बोलो कि भैया तेरे को जो चाहिए वो कर, तुझे रॉ मटेरियल मंगाना मंगा, तुझे मशीन ज्यादा चलवानी चलवा, तुझे ज्यादा लेबर शेयर लगवा, मुझसे मतलब नहीं है, लेकिन मुझे 2000 यूनिट्स क्या चाहिए मतलब चाहिए, ठीक है। तो जब उसको आप रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो साथ ही साथ ऑथोरिटी दे रहे हो तब जाके वो टारगेट कंप्लीट हो पाएगा। आप किसी को सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो, किसी को ऑथोरिटी दे रहे हो और जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो उसको ऑथोरिटी नहीं, और जिसको ऑथोरिटी दे रहे हो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दे रहे हो, तो मैं बोल रहा हूं आप कभी भी अपना जो गोल है वो अचीव नहीं कर पाओगे। समझ में आ गया? तो जिसको ऑथोरिटी दे रहे हो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दो, जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको ऑथोरिटी भी दो। तो यही बोला गया है, ऑथोरिटी इज द राइट टू टेक डिसीजन। मैंने ऑलरेडी बताया, तो आपका एक सेंटेंस यह आ जाएगा, इट इज नेसेसरी टू गेट द थिंग्स डन एप्रोप्रिएटली फ्रॉम द सबऑर्डिनेट्स, ठीक है। अब वही ऑथोरिटी ऑलवेज कम्स विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो जब आपके पास पावर होता है तो पावर के साथ जिम्मेदारी भी आती है, ये चीज हमेशा याद रखो। तो ये याद रखना, अगर मैनेजर को अगर ऑथोरिटी दी जा रही है टास्क कंप्लीट करने का तो विद इन अ गिवन टाइम, तो साथ ही साथ उसको रिस्पॉन्सिबल भी करवाना है कि उसको जिम्मेदार भी ठहराना अगर काम कंप्लीट नहीं होता है तो। क्लियर हो गया? ऐसा हेनरी फॉयल बोलते हैं। प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, लाइफ में डिसिप्लिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है तो आप कुछ अचीव नहीं कर पाओगे। ये चीज मैं आपको बताता हूँ। डिसिप्लिन किस चीज का होना चाहिए? आपका एक सेट ऑफ रूल होना चाहिए। देखो अगर जैसे बात करूं, एक ऑर्गेनाइजेशन मैंने बना दिया, अब उस ऑर्गेनाइजेशन में कोई डिसिप्लिन ही नहीं, कोई बंदा कभी भी आ रहा है, कोई बंदा कभी भी जा रहा है, कितने बजे भी लंच कर रहा है, कितने बजे भी सो रहा है, कितने बजे भी जा रहा है, कभी भी छुट्टी मार रहा है, कुछ काम करना है तो कर रहा है, नहीं करना है नहीं कर रहा है, तो ये अगर इस तरह का काम किया जाएगा तो भैया बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। सबसे पहले क्या किया जाता है, हेनरी फॉयल बोला करते थे कि भैया आपके पास एक सेट ऑफ डिसिप्लिन का रूल होना चाहिए। क्या रूल होना चाहिए? सीधा सीधा मेंशन देना चाहिए कि भाई आपको टाइम पे आना है, टाइम पे ये टाइम पे जाना, आपको इतने आज काम करने, जो काम दिया जाएगा वो आपको काम करना है। आप इस ऑर्गेनाइजेशन में तो इस ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशन जितने हैं वो सभी आपको क्या फॉलो करने चाहिए, क्योंकि जब आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर डिसिप्लिन नहीं लाओगे तो तब तक काम अच्छे से हो नहीं पाएगा ऑर्गेनाइज्ड वे में। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। तो एम्प्लॉइज को क्या, अब जो भी एम्प्लॉइज आप हायर करो उन्हें उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को क्या ऑबे करना पड़ेगा, रेस्पेक्ट करना पड़ेगा, और डिसिप्लिन ही कहीं ना कहीं हमें जो हमारे गोल्स है वो अचीव करने में क्या हेल्प करेगा। क्लियर हो गया? और कहीं ना कहीं बताओ ये जितने भी रूल्स होंगे, रेगुलेशंस होंगे, ये वर्कर और मैनेजमेंट के बीच में क्या क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये क्लियर नहीं होंगे तो भी क्या होगा, आपके कहीं ना कहीं एक फूट आ जाएगी, एक दीवार हो जाएगी दोनों के बीच में। और ये भी एक रीजन होता है जिसके वजह से आपके जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स होते हैं वो अचीव नहीं हो पाते। तो जब जो भी डिसिप्लिन के रूल्स होंगे, रेगुलेशंस होंगे, वो दोनों वर्कर और मैनेजमेंट के बीच में क्या क्लियर होना चाहिए, ठीक है। और ये सभी जगह पे क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। अब यहां पे ध्यान, अब हेनरी फॉयल क्या बोलते थे, आप जब एक ऑर्गेनाइजेशन में हो तो जैसे आपके अकाउंट्स की टीम है, आपके अकाउंट्स का डिपार्टमेंट है, आपके सिस्टम्स का डिपार्टमेंट, आईटी सिस्टम्स का, आपके ऑपरेशंस का डिपार्टमेंट है। अब ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, ठीक है। अब ये अलग अलग डिपार्टमेंट में आप एक सुपीरियर बनाओ,
जो क्या करे, जो आपके अलग अलग डिपार्टमेंट में जितने भी लोग हैं उनको क्या कर सके, मैनेज कर सके। जैसे फॉर एग्जांपल सीधी सी बात कर लेता हूं, अब ये आप देख लो, अब यहाँ पे 2 बॉस है और 3 सबऑर्डिनेट्स है। अब ये वाला बॉस भी क्या बोल रहा है, ऑर्डर दे रहा है, और ये वाला बॉस भी ऑर्डर दे रहा है। अब ये जो सबऑर्डिनेट्स है ये क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। सबऑर्डिनेट्स मतलब क्या, जूनियर, ठीक है, कंफ्यूज है भैया, इसकी बात मानू कि इसकी बात मानू, इसकी बात मानू कि इसकी बात मानू, वो उनका टाइम इसी में चला जाएगा और वो काम कभी नहीं कर पाएगा। अगर इसकी बात मानेंगे तो ये डांटेगा, अगर इसकी बात मानेंगे तो ये डांटेगा, अब दोनों का ही काम अटक जाएगा। सही बात है क्या? तो यहां पे ये बोला गया है कि यूनिटी ऑफ कमांड होना चाहिए, मतलब एक सुपीरियर होना चाहिए जो क्या करे, आपके ऑर्डर्स दे। तो वही बोला गया है कि एक सुपीरियर होगा तो वहां पे उसके हिसाब से क्या तीनों काम करें और काम बहुत अच्छे से हो पाएगा। क्लियर हो गया? तो हमेशा 1 सुपीरियर 1 ऑर्डर, ऑर्डर जो होने चाहिए हमेशा एक सुपीरियर से आने चाहिए। ये क्या करता है, ये जो कॉन्फ्लिक्ट, अब जैसे फॉर एग्जांपल ये 2 बॉस है, अब इसका काम कर दिया लोगों ने लेकिन इसका काम नहीं किया, तो इसके बीच में और इसके बीच में क्या आ जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट अराइज होगा कि नहीं होगा, कॉन्फ्लिक्ट अराइज होगा। और साथ ही साथ अब इसके बीच में भी, इन दोनों के बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाएगा। ये सोचेगा इसकी बात माने, मेरी बात नहीं माने, ये सोचेगा भाई मैं से सुपीरियर, तो दोनों के बीच क्या मुठभेड़ हो जाएगी और फिर क्या आ जाएगा, क्लैशेस चालू हो जाएंगे। अब क्लैशेस चालू होंगे तो ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव कभी भी हो नहीं पाएगा। क्लियर हो गया? तो हमेशा ध्यान रख लो, राइट अप्रोच क्या है, एक सुपीरियर होना चाहिए जो बाकी सारे सबऑर्डिनेट्स को क्या करे, मैनेज करे, उनको ऑर्डर दे। प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन क्या स्टेट करती है, हर एक प्रिंसिपल क्या स्टेट करता है, देयर शुड बी वन हेड वन प्लान ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब क्या हो गया, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या होना चाहिए कि आपके जो गोल होना चाहिए, जो ऑब्जेक्टिव होना, सबका एक ही ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। जैसे मेरी ऑर्गेनाइजेशन में फॉर एग्जांपल, उनका ऑब्जेक्टिव है कि उनको सेल्स बढ़ाना है, उनको ऑडियंस, उनको अपना प्रोडक्शन लेवल बढ़ाना, उनको प्रॉफिट जो है वो बढ़ाना है। सही बात है। अब यहां पे एक अकाउंट्स का डिपार्टमेंट है, वो सोच रहा है कि भाई मैं पैसे के घपले कैसे मार लूं, या फिर वो सोच रहा है कि भाई मैं क्या करूं, मैं अपना नाम बढ़ू, या फिर मेरा जो अकाउंट्स का डिपार्टमेंट है उसको मैं बहुत ही ज्यादा क्या बड़ा कर लूं। सही बात, ये वो सोच रहा है। तो यहाँ पे दोनों के जो गोल्स है वो अलग अलग है कि सेम टू सेम है, वो अलग अलग है। समझ में आ गया? तो यहाँ पे ये बोला कि आपके जितने भी ऑर्गेनाइजेशन, और ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी मेंबर्स है, सबका एक ही गोल होना चाहिए कि हमें ये जो चीज है, ये चीज अचीव करनी है, तभी क्या हो पाएगा, आपका जो गोल है वो अचीव हो पाएगा। प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट। अब ऑर्गेनाइजेशन एक होता है जिसके अंदर अलग अलग तरीके के जो एम्प्लॉयज क्या काम करते हैं। अब जो एम्प्लॉयज काम करें, हेनरी फॉल बोल रहे हैं कि जो एम्प्लॉयज के अंदर काम करें उनका गोल क्या होना चाहिए, वो कभी भी खुद का फायदा सबसे पहले ना देखे, सबसे पहले किसका फायदा देखा, ऑर्गेनाइजेशन का फायदा देखे। जब वो ऑर्गेनाइजेशन का फायदा देखे, यही प्रिंसिपल ये बोल रहा है। प्रिंसिपल बोलता है कि जितने भी एम्प्लॉयज काम करें, जितने भी मैनेजर्स काम करें, जितने भी सुपीरियर्स काम करें, उन्हें सबसे पहली चीज कंपनी का फायदा देखना चाहिए। कंपनी के फायदे के बाद उन्हें अपना फायदा देखना चाहिए। अगर कोई एम्प्लॉय है जो अपना फायदा पहले देख रहा है फिर ऑर्गेनाइजेशन का फायदा देख रहा है, तो मैं बता रहा हूं कि वहां पे उस ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ होने वाला नहीं है। वो ऑर्गेनाइजेशन कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। हमेशा यह ध्यान रखना है कि अगर कोई ऐसा बंदा है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जो सबसे पहले खुद का फायदा देख रहा है फिर ऑर्गेनाइजेशन का फायदा देख रहा है, तो वो आपकी कंपनी में काम करने लायक नहीं। उसको पहली फुर्सत में बोल, पहली फुर्सत में निकल। क्लियर हो गया? तो हमेशा ध्यान रखना कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयज काम, उनका ऑर्गेनाइजेशनल जो क्या होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशनल गोल जो होना चाहिए सबसे पहले होना चाहिए। फिर उसके बाद उनको अपना जो पर्सनल गोल होगा वो उन्हें क्या फॉलो करना चाहिए। क्लियर हो गया? अब ये क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि तो बट ऑब्वियसली बात है, अगर समझदार होंगे तो समझेंगे कि अगर ऑर्गेनाइजेशन बढ़ेगा तो बट ऑब्वियसली बात आप भी बढ़ोगे, आप बढ़ोगे तो ऑर्गेनाइजेशन बढ़ने वाला नहीं है। तो हमेशा ध्यान रखना, जब आपका ऑर्गेनाइजेशन बढ़ेगा तभी आप बढ़ने वाले। तो यही चीज होती है। प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन। अब प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में बताता हूं। सेंट्रलाइजेशन मतलब क्या होता है? सेंट्रलाइजेशन मतलब जब एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा, जो ऑर्डर्स होगा वो आपको एक बंदा होगा, वही बंदा क्या कर रहा है, आपको ऑर्डर्स दे रहा है, सबको ऑर्डर्स दे रहा है, तो उसको हम लोग सेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब क्या होता है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, ऐसे 3 तरह के ऑर्गेनाइजेशन में लेवल होते हैं। अब टॉप लेवल वाला तो डिसीजन लेता है, मिडिल लेवल वाले को बोल दिया भाई तू अपने डिसीजन खुद से ले ले, ठीक है, लोअर लेवल वाले को बोला तू अपने डिसीजन खुद से ले ले, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स बोलते हैं। वही सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स क्या बोलते हैं कि जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो टॉप लेवल ही मैनेजमेंट बोलेगी मिडिल लेवल को ये काम करने के लिए, या फिर लोअर लेवल को ये काम करने के लिए, तभी वो काम कर पाएंगे, तभी वो चीजें क्या अप्रूव होगी। मिडिल लेवल खुद से अपनी जो बोलते हैं ना चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, या फिर कोई भी डिसीजन खुद से नहीं ले सकता, या फिर लोअर लेवल खुद से कभी भी डिसीजन ले नहीं सकता। हाँ, सबसे पहले चीज उन्हें अप्रूवल किसका चाहिए, टॉप लेवल का चाहिए, फिर जाके ही क्या अप्रूव होगा। तो उसे हम लोग सेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। और डिसेंट्रलाइजेशन जहां पे एक जो पर्टिकुलर एम्प्लॉय होता है खुद डिसीजन लेना शुरू कर देता है, या फिर उसको पावर दे दी जाती है कि भाई तेरे लेवल पे जो डिसीजन लेना वो तू खुद ले ले, तो हम लोग डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे एक चीज बताओ,
हमेशा सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। अब किस तरह का बैलेंस होना चाहिए, थोड़ा सा समझना। बैलेंस आपका कुछ इस तरह से होना चाहिए, देखो कुछ छोटे छोटे डिसीजंस होते हैं, जैसे किसी को छुट्टी चाहिए रहता है, किसी को अर्ली लीव चाहिए रहता है, तो उस चीज के अगर हम बार बार टॉप लेवल मैनेजमेंट के लोगों को अगर तकलीफ देंगे तो वहां पे क्या आ जाएगी, दिक्कत आ जाएगी, वहां पे टॉप लेवल मैनेजमेंट वाले आगे का काम नहीं कर पाएंगे। सही बात है। तो यहाँ पे जितने भी छोटे छोटे काम होते हैं, जितने छोटे छोटे डिसीजन मेकिंग होते हैं, वो हमें क्या करने चाहिए, डिसेंट्रलाइज कर देने चाहिए। जो आपके मिडिल लेवल वाले, तो मिडिल लेवल का कोई एचआर होगा, एचआर के पास बेसिकली इंफॉर्मेशन दे देनी चाहिए, क्योंकि छुट्टी चाहिए तो एचआर से जाकर छुट्टी मांग ले तो एचआर दे देगा। अब वहां पे कंपनी के सीईओ या फिर एमडी साहब छुट्टी मांगने नहीं जाओगे, ठीक है, तो वो होना चाहिए। और सेंट्रलाइजेशन, जैसे कंपनी को किसी के साथ मर्ज करना है या फिर कंपनी को किसी के साथ बोलते हैं ना कि आपके कोलैब करना है, तो वो सेंट्रलाइजेशन होता है। तो ये बड़े बड़े डिसीजन आपके एक बंदे के पास होने चाहिए, लेकिन जो छोटे मोटे डिसीजन होने चाहिए उसको डिसेंट्रलाइज कर देना चाहिए। क्लियर हो गया। अब प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन। अब रेम्यूनरेशन मतलब क्या होता है, देखो रेम्यूनरेशन मतलब बेसिकली रिटर्न्स। अब हमारी ऑर्गेनाइजेशन में लोग काम कर रहे हैं, आपके वेजेस पे काम करते हैं, सैलरी पे काम करते हैं, रेम्यूनरेशन पे काम करते हैं। सही बात है। अब यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन क्या बोलता है, हेनरी फॉल ये बोले कि भैया कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो जितना काम कर रहा है उसको इस हिसाब से क्या आपको क्या देनी चाहिए, सैलरी देनी चाहिए। दो बंदे की बात करते हैं, अगर दो बंदे, एक बंदा 8 घंटा काम कर रहा है तो उसको 8 घंटे के हिसाब से सैलरी दो, एक बंदा जो 12 घंटा काम कर रहा है तो उसको 12 घंटे के हिसाब से क्या सैलरी दो। हाँ, लेकिन यहाँ पे चीजें ऐसी भी हो सकती है कि 8 घंटा जो काम कर रहा है वो बंदा 12 घंटे या फिर 14 घंटे जितना काम कर दे रहा है तो उसकी सैलरी आपको उस हिसाब से करनी पड़ेगी। वही जो बंदा 12 घंटे का काम कर रहा है, 12 घंटा आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन काम 2 घंटे का ही कर रहा है, तो भैया उसकी सैलरी उस हिसाब से रहेगी। समझ में आया। तो एक बंदा जो है, एक इंडिविजुअल आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कितना काम कर रहा है और किस हिसाब से काम कर रहा है, उस हिसाब से आपको सैलरी देनी चाहिए। अगर आप सैलरी नहीं दोगे, और साथ ही साथ जब आप सैलरी दे रहे हो, रिटर्न दे रहे हो, तो आपको सारी चीजें ध्यान में रखनी है। सबसे पहली चीज, वो स्किल, उसका स्किल है कि उसके पास, वो पर्टिकुलर जो काम कर रहा है उसमें उसकी एक्सपर्टीज कितनी है, नॉलेज कितना उसका कितना साल हुआ वो काम करते करते, साथ ही साथ उसका गुजारा बसारा जितना मैं पैसा दे रहा हूं उसने में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और उसकी जॉब के लिए जितनी उसके पास कैपेबिलिटी, उतनी जॉब के लिए मार्केट में कितनी फीस चल रही है, कितना सैलरी चल रहा है, वो भी आपको क्या पता करना है। अब प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन अगर मैं बात करूं तो ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से जाना चाहिए। जो सबसे ज्यादा पावर वाला बंदा रहेगा, जिसके पास सबसे ज्यादा ऑथोरिटी, सबसे टॉप पे रहेगा, जिसके पास कम रहेगी वो नीचे आ जाएंगे, जिसके पास और कम रहेगी वो और नीचे आ जाएगा, जिसके पास एकदम कम रहेगी वो एकदम नीचे चले जाएंगे। क्लियर हो गया। अब सेम चीज, अब जिसके पास सबसे ज्यादा ऑथोरिटी है वो क्या करेगा, जिसके सबसे ज्यादा जो ऑथोरिटी है वो आपके पास ए के पास है, ठीक है, तो जो ए वाला बंदा रहेगा किसको बताएगा, बी वाले को, बी वाला किसको बताएगा, सी वाले को, सी वाला किसको बताएगा, डी वाले को। अब सेम चीज नीचे से ऊपर जाएगी तो डी वाला बंदा किसको बताएगा, सी को, सी वाला किसको बताएगा, बी को, बी किसको बताएगा, ए को, फिर ए से ही का ई को इन्फॉर्मेशन जाएगी, और ई से ही एफ को, और एफ से जी को। क्लियर हो गया। ये इन्फॉर्मेशन जाएगी। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलर चेन बोलते हैं। अब इसके ऊपर कौन है, सी। तो अब हमें ये फायदा क्या होता है, फायदा ये होता है कि अगर डी वाला कुछ गड़बड़ कर रहा है तो इसका मतलब क्या होता है, सी वाले ने ही कुछ गलत इंफॉर्मेशन दी होगी, इसलिए डी वाला गड़बड़ कर। तो ये हमें आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं कि गड़बड़ कहां से हो रही, प्रॉब्लम कहां से आ रहा है, मिसकम्युनिकेशन कहां से हो रहा है। क्लियर हो गया। और साथ ही साथ हमें यह भी रहता है कि अभी हमें एक एक करके सबके पास जाने की जरूरत नहीं, तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन क्या पास होती है जहां पे हमें पता चलता है कि ऊपर से इंफॉर्मेशन क्या आई थी, गलती कहां से हो रही, ये सारी चीजें क्या पता चलती है। अब कई बार अगर चलो इमरजेंसी नहीं है, कि जल्दी नहीं है, जल्दबाजी नहीं है, तो ये हमें हायरार्की का फॉलो करते हैं और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलर चेन बोलते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ अर्जेंट इंफॉर्मेशन होती है जो हमें देनी पड़ती है, तो हमें ये जो हायरार्की है, ये जो स्टेप्स है, ये फॉलो करना पॉसिबल नहीं है। तो वहां पे हम क्या करते हैं, आपका ये जो डी वाला बंदा होगा डायरेक्ट किससे कांटेक्ट करेगा, जी से कांटेक्ट करेगा। समझ में आ गया। तो जी से कांटेक्ट करेगा तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जहां पर ये जो हायरार्की वो क्या की जाती है, ब्रीच कर दी जाती है। ब्रीच करना मतलब क्या होता है, तोड़ दी जाती है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग गैंग प्लैंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गैंग प्लैंक। जैसे यहां पे एक एग्जांपल लेता हूं, ठीक है, टॉप लेवल है, ये मिडिल लेवल है, और ये फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, इसको हम लोग लोअर लेवल भी बोलते हैं। अब लोअर लेवल को कुछ पता नहीं रहेगा तो मिडिल लेवल पे, मिडिल लेवल को कुछ बताना टॉप लेवल पे, ठीक है, टॉप लेवल को कुछ देना रहेगा तो मिडिल लेवल पे, मिडिल लेवल वाले को कुछ बताना रहेगा तो लोअर लेवल। तो इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका स्केलर चेन बोलते हैं। अब ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे साथ साथ जा रही है, सबसे ज्यादा पावरफुल और ऑथोरिटी पावरफुल राइट्स किसके पास है कि वो डिसीजन ले सके, वो टॉप लेवल के पास है, फिर किसके पास है, मिडिल लेवल के पास है, फिर किसके पास है, लोअर लेवल के पास है। सही बात है। देखो तो ऑथोरिटी सबसे ज्यादा पावरफुल वाला बंदा ऊपर पे, फिर कम वाला उसके नीचे, फिर एकदम कम वाला उसके नीचे। क्लियर हो गया। अब एक सिचुएशन आ गई जहां पे डायरेक्ट जो हमें ये जो कम्युनिकेशन गैप है उसे फुलफिल करना है, मतलब इतना टाइम नहीं है कि हम मिडिल लेवल को बताए फिर लोअर है,
और फिर टॉप लेवल को। तो यहाँ पे मिडिल लेवल वाला जो बंदा, लोअर लेवल वाला जो बंदा रहेगा वो डायरेक्ट टॉप लेवल के पास जाएगा और बोलेगा भाई ऐसा ऐसा हुआ है, इमरजेंसी रहेगी। तो इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका गैंग प्लैंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, गैंग प्लैंक बोलते हैं। क्लियर होगा, जहां पे जो सिचुएशन उसे की जाती है, जो हायरार्की होती है वो ब्रीच कर दी जाती है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस। क्या बोला गया है यहाँ पे, ये चीज बोली गई है कि आपने देखा होगा कि घर में भी आपके हर एक चीज को रखने के लिए एक पर्टिकुलर जगह बनाई जाती है। तो सेम चीज ऑर्गेनाइजेशन में भी जगह बनाई जाती है। एक जो पर्टिकुलर एम्प्लॉय होगा उसकी एक जगह फिक्स होती है, कंपनी का जो सीईओ होगा उसकी जगह फिक्स होती है, एमडी जो होगा उसकी जगह फिक्स होगी, वॉचमैन होगा उसकी जगह फिक्स होगी, वॉशरूम की जगह फिक्स होगी, कंप्यूटर्स की जगह फिक्स होगी, फाइल्स की जगह फिक्स होगी। तो यही चीज तो बोली गई है। अब इससे होता क्या है, ये बोला गया है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी चीज है उनका जो जगह होना चाहिए वो फिक्स होना चाहिए। अब क्यों फिक्स होना चाहिए, इससे फायदा क्या होता है, इससे फायदा ये होता है कि अगर जैसे मुझे फाइल चाहिए सो एंड सो कंपनी की, तो मैं तुरंत जाऊंगा, मुझे पता रहेगा कि ये फाइल वहां पे रहेगी, तो मैं तुरंत जाऊंगा वो फाइल तुरंत निकाल के मैं क्या अपना काम कर दूंगा। तो इससे टाइम बचेगा और जो प्रोडक्टिविटी वो भी क्या रेज हो जाएगी। और साथ ही साथ अगर मुझे एमडी से मिला तो मुझे पता है एमडी का जो केबिन है वहां पे, तो मैं जाऊंगा एमडी के केबिन पे और वहां पे उसे क्या डायरेक्ट मिल लूंगा। तो मुझे ढूंढना नहीं पड़ेगा कि बंदा कहाँ पे क्या, किधर गया, उधर गया। तो यहाँ पे मुझे क्या थोड़ा भी ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो इससे मेरा टाइम बचेगा, ऑर्गेनाइजेशन का टाइम बचेगा और चीजें प्रॉपर वे में क्या हो पाएंगी। क्लियर हो गया। अब प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, इक्विटी का मतलब क्या होता है कि हर एक जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो बंदे होंगे उन्हें क्या करना है, उन्हें आपको इक्वल ट्रीटमेंट देनी है। ऐसा नहीं कि एक बंदा उसको बहुत ज्यादा भाव दे रहे हो, एक को दे रहे हो, किसी को रिलीजन के बेसिस पे, किसी को सेक्स के बेसिस पे, कलर के बेसिस पे। ठीक है, आपको कभी भी उसको जज नहीं करना है। ठीक है, हर एक बंदे को आपको इक्वल ट्रीटमेंट देना, चाहे वो सैलरी बेसिस हो। हाँ, सैलरी बेसिस भी कब, ऐसा नहीं कि लोअर लेवल वाले को भी 40 लाख दे रहे हो और टॉप लेवल वाले को भी 40 लाख रुपए पकड़ दे रहे हो, ऐसा नहीं करना आपको। उसके काम के हिसाब से दोगे, लेकिन हाँ बातचीत रेस्पेक्ट जो रहेगा आप उसके हिसाब से, क्या मतलब काम के हिसाब से नहीं, आप उसके मतलब जैसे बाकी लोग को दोगे वैसे आपको उनको भी क्या देना है। इससे क्या होगा, उनको भी अच्छा लगेगा और वो काम और दिल से क्या करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, अब इसका मतलब क्या होता है कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में जब बंदा एक आपके एंटर होता है तो वहां पे उसकी एक अश्योरिटी होनी चाहिए कि भैया तेरा जो जॉब है वो फिक्स जॉब है, तो अगर अच्छे से करेगा तो तेरा जॉब कहीं भी जाने वाला नहीं, उसको एक अश्योरिटी मिलनी चाहिए। अब अगर उसके मन में ये डर बैठा रहा कि भाई मेरी जॉब कब चली जाए कब नहीं चली जाए, तो वो अच्छे से काम नहीं कर पाएगा और फिर जब वो अच्छे से काम नहीं करेगा तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ने वाली नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि आप अपने एम्प्लॉयज को क्या फ्रीडम दो कि आप काम जो है ये पर्टिकुलर काम है उस काम को आप अपने हिसाब से करो, बस ये जो आउटपुट है ये आउटपुट क्या निकल के आना चाहिए। अब इससे फायदा क्या होता है, इससे फायदा ये होता है कि एम्प्लॉय को लगेगा कि भैया जो ऑर्गेनाइजेशन है मेरे पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट करती है, वो और ज्यादा दिल से काम करेगा और उसको फ्रीडम दे दी कि अपने हिसाब से काम करो, तो अपनी जो क्रिएटिविटी वो यूज करेगा, इनिशिएटिव लेगा कि मैं अच्छा काम करके दूं जिससे मेरा नाम बढ़ेगा और ऑर्गेनाइजेशन मेरे पर बहुत ज्यादा खुश होगी। और अल्टीमेटली क्या होगा, जब वो अच्छा काम करेगा तो आउटपुट किसका बढ़ेगा, आपका ही बढ़ेगा, प्रॉफिट किसका होगा, ऑर्गेनाइजेशन का ही होगा। तो इसलिए आपको क्या देना है, आपको इनिशिएट प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव, यानी आपको उसको काम करने की क्या फ्रीडम देनी है कि वो अपने हिसाब से काम कर पाए, नए नए आइडियाज पे क्या काम कर पाए। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ एस्पिड डीकॉप्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टीम वर्क। आपने सुना होगा यूनिटी इज स्ट्रेंथ, यूनिटी इज पावर। तो यहां पे आपको ध्यान देना है कि आपको जो ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन बना के रखना है, आपको टीम स्पिरिट बना के रखनी है, आपको टीम बिल्डिंग पे काम करना है। आपको ऐसा नहीं आप ऑर्गेनाइजेशन को कैसे भी छोड़ दोगे, क्योंकि अगर आपकी बोलते ना कि अगर आपके घर में ही क्या अगर लड़ाई हुई रहेगी तो आप बाहर की चीजों को कभी फिक्स नहीं कर पाओगे। तो यह बहुत ज्यादा जरूरी बन जाता है कि आपके टीम मेंबर्स के बीच में एक प्यार होना चाहिए, आपके ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज में बोलते ना एकता होनी चाहिए। जब वो एकता होगी, आपके बोलते ना एक यूनिटी रहेगी, तभी आप ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स के अचीव कर पाओगे। तो ये आप ऑर्गेनाइजेशन बहुत अलग अलग लेवल पे करती है, पिकनिक लेके जाती है, आपके स्पोर्ट्स मैचेस क्या करवाती है, आपके हेल्ड करवाती है, फंक्शंस हेल्ड करवाती है, जहां पे सारे जो ऑर्गेनाइजेशन के जो लोग होते हैं वो एक दूसरे से मिलते हैं, जुलते हैं, रिलैक्स करते हैं, बातचीत करते हैं, जिससे क्या होता है एक दूसरे के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग होती है, कोऑर्डिनेशन है वो बढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो मैंने 14 प्रिंसिपल्स कवर कर लिया आपके इस वीडियो में। अब और मैं एक्सटेंड नहीं करूंगा वरना वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट सेक्शन में मैं आपकी जो प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है उसको मैं क्या कवर करने की क्या कोशिश करूंगा। आई होप आपको चीजें समझी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि ऐसे और कई सारे वीडियोस हम आपके लेकर आ सके आपके अपने प्रतिगिरी कॉमर्स अकेडमी पे। दोस्तों